Hello students, today we are with a new topic that is Bentham and Hooker system of classification. आपके सिलेबस के अनुसार इसके सैलिएंट फीचर्स को ही डिस्कस करना है। इसलिए हमने टाइटल भी यही रखा है, दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ बेंथम एंड हूकर सिस्टम। लेकिन बेंथम हूकर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी आवश्यक है। Actually, there are three groups of system or three types of system. One is artificial, second one is natural system, जिसके अंतर्गत बेंथम हूकर सिस्टम आता है, एंड द थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअली ये ग्रुपिंग जो की गई है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो सिस्टम में किस कैरेक्टर को लेकर क्लासीफाई किया गया है, उसके आधार पर टैक्सोनॉमिस्ट ने और साइंटिस्ट ने थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ सिस्टम बना दिया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वैसे सिस्टम को रखा गया है जिसमें प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर किया गया है। क्योंकि पहले जितनी जानकारी थी उसके आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया, आज जितनी जानकारी है प्लांट्स को उसके आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। शुरू के दिनों में प्लांट्स के बहुत कम जानकारी थी लोगों को, और उसमें एक दो कैरेक्टर को लेकर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। एक्चुअली थियोफ्रास्टस के टाइम में भी क्लासिफिकेशन था। आप जानते हैं थियोफ्रास्टस का एज आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ था, बीसी में। थियोफ्रास्टस ने अपने क्लासिफिकेशन में, और उसको पहला क्लासिफिकेशन कहा जाता है प्लांट सिस्टम, प्लांट किंगडम का, अपने क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को केवल हाइट एंड थिकनेस के आधार पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, और उन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, अंडर श्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में केवल बांटा था। केवल 4 ग्रुप में प्लांट्स का बना था। हर्ब्स में जैसा कि आप जानते हैं बहुत छोटे प्लांट्स को कहते हैं, वीक स्टेम को कहते हैं। उसके बाद आता है श्रब्स, जो कि झाड़ी की तरह के पौधे होते हैं, और उनसे थोड़ा पौधे, छोटे पौधे इन बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स को अंडर श्रब कहा गया है, एंड ट्रीज जैसे आप लोग जाते हैं वृक्ष को कहा गया है। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि शुरू के दिनों में दिया गया, एंड इट वाज गिवन बाय थियोफ्रास्टस। उसके बाद भी बहुत सारे सिस्टम दिए गए, और इस तरह से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस के समय तक जितना भी क्लासिफिकेशन आया है, वो सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि इन सारे क्लासिफिकेशन का आधार था कि प्लांट्स के फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर प्लांट्स को क्लासिफाई करना, ग्रुप में बांटना। तो फ्रॉम थियोफ्रास्टस टू लीनियस जितने भी सिस्टम आए, वो सारे सिस्टम को हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जहाँ पे प्लांट्स के सारे कैरेक्टर्स को, जो भी प्लांट्स में एग्जिस्ट होता है, उन सारे कैरेक्टर्स को लेकर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। और जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, सारे कैरेक्टर्स को, प्लांट्स को लिया गया और तब क्लासिफिकेशन तैयार किया गया। तो वैसे सारे सिस्टम को हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड बेंथम हूकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किस चर्चा करेंगे इसके बाद, थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करेंगे, बेंथम हूकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। एंड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बाद का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली फाइलोजेनेटिक का मतलब, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि प्लांट्स के रिलेशनशिप को जब स्टडी करने लगे लोग, तब एक नया दौर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का शुरू हुआ, एक नया पीरियड शुरू हुआ, जिसे कि हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब आई, तो डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद लोगों ने प्लांट्स के रिलेशनशिप को भी स्टडी शुरू कर दिया। इन एडिशन टू द कैरेक्टर्स, प्लांट्स के रिलेशनशिप को भी और प्लांट्स के ऑरिजिन को भी ट्रेस करने की कोशिश की गई। डिफरेंट ग्रुप्स के ऑरिजिन की ट्रेस करने की गई, इंडिविजुअल प्लांट्स को कोरिलेट करने की कोशिश की गई। तो वैसे सारे सिस्टम जहाँ पे कैरेक्टर के साथ साथ
प्लांट्स के रिलेशनशिप को स्टडी किया गया है, बताया गया है, वैसे सारे सिस्टम को फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। आज के दिनों में बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई है और प्लांट्स को बहुत सारे नए टेक्निक्स के आधार पर प्लांट्स को कोरिलेट भी किया जाता है, उनका रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। तो आज के दिनों में जो भी सिस्टम है वो सारा सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से 3 पीरियड्स ऑफ क्लासिफिकेशन का रहा, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग सीधे आते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम हुकर का दिया हुआ है। बेंथम हुकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया, सेल्फ स्टडी था वो, और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो कि आज के दिनों में भी काफ़ी प्रचलित है। आज भी हम अपने यहाँ लेबोरेटरीज में इसी सिस्टम को आधार बनाकर प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। बेंथम हुकर, जैसा कि नाम है, जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, और ये सिस्टम उन्होंने अपनी बुक जेनरा प्लानेटरम में पब्लिश किया, जो कि 3 वॉल्यूम्स में है, और ये 1862 से लेकर 1883 तक ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ। और ये इस तीनों वॉल्यूम्स में ये कंप्लीट सीड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट अकम्प्लिश्ड नेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज़ बीइंग फॉलोड इन इंग्लैंड, क्योंकि ये दोनों ही साइंटिस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, जहाँ पर कहीं भी ना कभी इंग्लैंड का शासन रहा है और इंग्लैंड इंग्लिश कॉलोनी रही है, वैसे सारे कंट्रीज़ में इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जा रहा है। आज भी हमारे यहाँ जितने भी हर्बेरिया है उसमें मोस्टली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और बेंथम हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आधार बनाकर वहाँ पर प्लांट्स को अरेंज किया गया है, उसको प्लांट्स को रखा गया है। एंड जैसा कि शुरू में ही मैंने सब बताया कि इट कंप्राइजेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द जनरा ऑफ सीड प्लांट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय के जितने सीड, सेल्फ स्टडी है ये बेंथम हुकर दोनों ने मिलकर प्लांट्स को खुद स्टडी किया और तब एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार किया। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और प्लांट्स की आज भी वो प्लांट्स, सारे प्लांट्स उसी आधार पर प्रिजर्व है इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड्स में आज भी वो हर्बेरिया में उसी तरह से रखा हुआ है। एंड इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ 7,569 जनरा and 97,205 species which were collected from all over the world। सारी दुनिया से जितने भी रिपोर्टेड प्लांट्स है सबको कलेक्ट करके उन्होंने स्टडी किया, एंड जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने इसको डिवाइड किया 202 फैमिलीज में डिवाइड किया। एक्चुअली 200 फैमिलीज में उन्होंने डिवाइड किया था। 200 फैमिलीज ओरिजिनली डिवीजन था, डिवाइड होने किया था, बाद में 2 फैमिली को ऐड करके इसकी संख्या 202 कर दी गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि फैमिलीज़ को फैमिलीज़ नहीं कहकर बेंथम हुकर ने अपने पूरे सिस्टम में ऑर्डर्स से ही उसको डिफाइन किया, ऑर्डर से ही बताया है, और ऑर्डर्स को उन्होंने कोहोर्ट्स के नाम से दिया है, कोहोर्ट्स समझाया है, बताया है। तो कोहोर्ट इज इक्वलेंट टू आज का ऑर्डर एंड ऑर्डर इज इक्वलेंट टू आज की फैमिली। Now the seed plants were divided into 3 classes, 3 groups, that is dicotyledons, gymnospermi, monocotyledons। बहुत ब्रीफली इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है और इसको अच्छे से आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। डाइकोटिलेडन्स का कैरेक्टर्स भी यहाँ पर दिया गया है कि सीड्स विथ 2 कोटाइलेडन्स, रेटिकुलेट वेनेशन in leaves and pentamerous flowers। This is the peculiar character of dicotyledons। आपको फ्लावर्स यूजुअली पेंटामेरस होता है, टेट्रामेरस फ्लावर ही मिलता है, लेकिन पेंटामेरस इज द कॉमन कैरेक्टर। जिम्नोस्पर्मी को इसमें बीच में रखा गया है जहाँ पे सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। मोनोकोटाइलेडन्स, सीड्स विथ 1 कोटाइलेडन and parallel velation in leaves and mostly trimerous flowers। These are the basic characters on the basis of which 3 classes were made।
नो अब इस क्लास को सब क्लास में बांटा गया, डाइकोटिलेडन्स को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया, दैट इज पॉलीपेटली, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी में इसको डिवाइड किया गया। और एक एक करेक्टर मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर दिया है। व्हेन द पेटल्स आर फ्री, सेपरेट होता है पेटल्स, उसको पॉलीपेटली कहा गया। पेटल्स आर यूनाइटेड पार्शियली और कंप्लीटली यूनाइटेड है तो उसे गैमोपेटली कहा गया, यहाँ पर दिया हुआ है करेक्टर। और अब अगर मान लिया कि वन होल ऑफ है, पर्यंत ही केवल है, मैंने नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड करोला, तो उसको हम लोग पर्यंत कहते हैं। व्हेन द होल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, अगर एक वन होल है पर्यंत का तो उसे मोनोक्लेमेडी में रखा गया है। जब वन होल ऑफ पर्यंत है तो उस जनरली सेपलॉइड होता है, मतलब सेपलॉइड का अर्थ होता है कि वो दैट इज सेपल्स के कलर का होगा, मतलब ग्रीन कलर होगा। पेटलॉइड कहते हैं कलर्ड होल्स को, पेटलॉइड कहते हैं, एंड सफलॉइड कहते हैं ग्रीन होल्स को। एंड या फिर एब्सेंट होगा तब उसको मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत रखा गया है। नाउ द सब क्लासेस इन डाइकोटिलेडन्स वे आर डिवाइडेड इनटू सीरीज। आप देख सकते हैं कि 3 सीरीज में बांटा गया है। पॉलीपेटली को थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। एंड उसके बाद उसे कोहोर्ट्स, जिसे कि मैंने बताया कि ऑर्डर्स है, कोहोर्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर, एंड फैमिलीज में उसका डिवीजन किया गया है। हमने सारे कैरेक्टर्स को नहीं लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार केवल सैलिएंट फीचर्स था, फिर भी हमने एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन बेंथम करके यहाँ पर आपके सामने दे दी है। तो टोटल नंबर ऑफ कोहोर्ट्स जो है इन पॉलीपेटी इज 11 एंड ऑर्डर्स मीन्स फैमिली इज 84। तो इस स्टैटिस्टिक्स को भी याद रखिएगा। नाउ गैमोपेटली is also divided into 3 series, that is inferi, heteromery and bicarbonaty. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ cohorts 10 and orders that is family is 45. 45 families इसमें है and 10 cohorts है। 10 then thereafter monoclamidae. Monoclamidae में there are altogether 7 series, curvimbrary, multivolity, equity, उसके बाद टेरिस्टेरिस, माइक्रोस्पर्मी, डेफनेल्स, एक्लेमाइडी, यूनिसेक्सुअलिस। तो आप देख सकते हैं ये 7 सीरीज में और एक सीरीज बना दी गई है आयोडाइन्स एनोमली, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे आपके 8 सीरीज में हो जाता है, इसका डिवीजन होता है। तो ओवरऑल इसमें 36 ऑर्डर्स और कोई कोहोर्ट्स नहीं, इसमें कोई भी कोहोर्ट्स नहीं है। कोहोर्ट्स का मतलब आज के दिनों का ऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डर्स नहीं, सीधे डायरेक्टली इसको फैमिली में डिवाइड किया गया है। सो इस तरह से पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी को से पहले सीरीज में डिवाइड किया गया। देयर आफ्टर पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली को कोहोर्ट्स में डिवाइड किया गया एंड देयर आफ्टर फैमिलीज। लेकिन मोनोक्लेमाइडी को डायरेक्टली फैमिलीज में, या जिसको हम लोग उस समय बेंथम हुकर ने उसको ऑर्डर्स कहा, उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। तो ये डिवीज़न था तुम्हारा आपका डाइकोटिलेडन्स का। और ऑर्डाइन्स एनोमली के बारे में मैं बता दूं कि ऑर्डाइन्स एनोमली एक ऐसा असेंबलेज है, ग्रुप है, जिस प्लांट्स है कि जिसके कैरेक्टर ये ऊपर के 7 जो आपके दिए हुए हैं सीरीज कहीं फिट नहीं बैठता है। और उसके कुछ कैरेक्टर्स कर्विम्बर में मिल सकते हैं, कुछ कैरेक्टर दूसरे सीरीज में मिल सकता है। द ओनली थिंग दैट दे बिलोंग टू मोनोक्लेमाइडी मीन्स उसमें वन होल ऑफ वेरिएंट होता है, बाकी कैरेक्टर्स उसमें किसी ग्रुप में फिट नहीं बैठता है। तो उसको एक ऑर्डाइन्स एनोमली करके एक नया ग्रुप बना दिया गया और उसके अंदर वे सारे प्लांट्स को रख दिया गया। नाउ जिम्नोस्पर्मी आप देखिए यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स को आज के दिनों में अलग सेपरेट ग्रुप बना दिया गया। इसको सीड प्लांट्स तो है ही है, लेकिन इसको एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन बेंथम हुकर ने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इसको सीड प्लांट्स के अंतर्गत रखकर इन बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के बीच में रखकर इसको अपना सिस्टम दिया था। और इसको फिर 3 फैमिलीज़ में डिवाइड की गई। इसकी चर्चा यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये अलग ग्रुप अब बन चुका है।
बट द ओनली थिंग इज दैट सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म का ये बेसिक कैरेक्टर है, उसको केवल लिख दिया गया। नाउ मोनोकोटाइलेडन्स। मोनोकोटाइलेडन्स को डायरेक्टली सब क्लास नहीं देकर सिंपली इसको 7 सीरीज में डिवाइड किया गया। और ये सीरीज का नाम मैं पढ़ देता हूँ: माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। एंड इसमें टोटल 34 ऑर्डर्स है। एंड इसमें भी कोई कोहॉर्ट्स नहीं क्या, सीधे डायरेक्टली इसको फैमिलीज में या ऑर्डर्स में इसे डिवाइड किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स, जो कि बेंथम हुकर ने दिया था। और उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, इस बुक को हम ऑलवेज याद रखिएगा, जेनरा प्लांटम, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इन्होंने अपनी बुक जेनरा प्लांटम में, जो कि 3 वॉल्यूम में पब्लिश्ड है, उसमें सारे सीड्स प्लांट्स का क्लासिफिकेशन विथ कैरेक्टर्स उन्होंने दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे प्लांट्स की उन्होंने सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी कर उसके कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स को डिवाइड किया। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉन्यूमेंटल वर्क। नाउ एक स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख लें। डाइकोट्स में ओवरऑल टोटल 165 फैमिलीज रखा गया है। एंड जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज, एंड मोनोकोटाइलेडन्स में 34 फैमिलीज। तो टोटल 202 फैमिलीज है। लेकिन एक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनके 200 फैमिलीज रखी गई थी, जिसको बाद में उन्होंने, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, इसको देखिए, मेंशन भी कर दिया है, लेकिन बाद में 2 फैमिली ऐड की गई, तो 202 फैमिलीज या ऑर्डर्स जिसको हम लोग कहें। और नेवर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइए कि ऑर्डर्स बेंथम हुकर में फैमिलीज ही, आज की जो फैमिली है उसको ऑर्डर्स उन्होंने रिप्रेजेंट बताया है, इसलिए ऑर्डर्स हमने लिखा भी है। और हर जगह आपको यही मिलेगा कि बेंथम हुकर का ऑर्डर आज के फैमिली की इक्विवेलेंट है। यहाँ पर इसको हालांकि खासकर मैंने मेंशन भी कर दिया है, इन द क्लासिफिकेशन ऑर्डर वेयर यूज्ड फॉर फैमिलीज एंड कोहोर्ट्स फॉर ऑर्डर। तो ऑर्डर्स को जो है उन्होंने फैमिलीज के रूप में रखा है, ऑर्डर्स में छूट गया, फैमिलीज के रूप में रखा है, एंड कोहोर्ट्स को उन्होंने ऑर्डर्स बताया है। तो इसको मैंने खास तरह से स्पेशली यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ना जब भी कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग प्रोड्यूस लिखते हैं, तो उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसके जो इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके डिमेरिट्स या कोई कमी रह गई उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरिट्स क्या है भाई? द सिस्टम इज ईजी टू फॉलो एंड हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू। जैसे कि हमने बताया कि आज भी हम लोग अपनी यहाँ लेबोरेटरी में इसी सिस्टम को आधार बनाकर प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये वेरी इजी है एंड इजी टू फॉलो है, बहुत आसानी से समझ लेते हैं हम लोग। एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है, और इससे ये इसी से पता चलता है कि आज भी इतने दिनों के बाद बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, लेकिन आज भी इसको हम लोगों ने अपने यहाँ प्लांट्स को क्लासीफाई करने का आधार बना रखा है। Now the second point is that the system is based on careful and comparative examination of the specimen, thus not a mere compilation work। केवल नहीं है ये, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने खुद से स्टडी किया है, सेल्फ स्टडी के आधार पर किया है। बहुत सारा सिस्टम मिलेगा जो कि कंपाइल किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स, बट इन्होंने खुद से स्टडी किया और खुद से सिस्टम को तैयार किया। सो इट हैज़ गॉट सम वेरी वेरी important, is very important. Now the जिम्नोस्पर्म्स वेयर ट्रीटेड एज सेपरेट ग्रुप। जिम्नोस्पर्म ने एक अलग ग्रुप बनाया, और लो इसका प्लेसमेंट इन बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स रखा है, जिसको आज के दिनों में लोग रिजेक्ट करते हैं और नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एक अलग ग्रुप बनाया। जबकि अर्लियस्ट जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने जिम्नोस्पर्म को साथ साथ क्लासीफाई किया था। तो इट इज़ अ रिफाइनमेंट ओवर द प्रीवियस क्लासिफिकेशंस। एंड डाइकोट्स को मोनोकोट्स के पहले रखा गया, जबकि इसके पहले के बहुत सारे ऑथर्स ने डाइकोट्स को बाद में रखा था और इन्होंने डाइकोट्स को मोनोकोट्स के पहले प्लेस किया। आज भी डाइकोट्स को हम लोग मोनोकोट्स के पहले स्टडी करते हैं। जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो इसको बताया गया डाइकोट्स को पहले स्टडी किया, पहले रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। और
ये सिस्टम जैसा कि बहुत सारे आधार पर बहुत सारा आधार जो इसका है, इट इज़ अ रिफाइनमेंट ओवर द प्रीवियस जितना भी क्लासिफिकेशन था। और ये सिस्टम जैसा कि जानते हैं कि डी कैंडोले सिस्टम के आधार को पर ही आधारित है, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट कर कर उसको बेहतर करके ये सिस्टम प्रोड्यूस किया गया। सो इट इज़ अ रिफाइंड सिस्टम ओवर द अदर सिस्टम, पर्टिकुलरली डी कैंडोले सिस्टम। नाउ डिमेरिट्स, जैसा कि दिस इज़ नॉट ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज अ प्योरली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जबकि इसका पब्लिकेशन आपके डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद हुआ। जैसे कि हम जानते हैं डार्विन थ्योरी 1857 58 में आ गई थी, लेकिन सिस्टम उसके बाद पब्लिश हुआ है, फिर भी इसमें फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर या फाइलोजेनी को डिस्कस नहीं किया गया है। तो लोग बताते हैं यही है कि ये चूँकि सिस्टम प्री कंसीव था, पहले से तैयार किया गया था, इसको मॉडिफाई करने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी बेंथमुकर ने, और सिस्टम जैसे था उसी फॉर्म में उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। और चूँकि सिस्टम पर बहुत दिनों से काम चल रहा था, इसलिए उन्होंने सिस्टम को प्रोड्यूस कर दिया उसी फॉर्म में, और इसमें फाइलोजेनी को ध्यान में रखा। लेकिन आज के दिनों में इसे लोग डिमेरिट के रूप में देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स या फाइलोजेनी को डिस्कस नहीं किया गया है सिस्टम में। पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स को भी लोग एप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। एंड आज के दिनों में जिम्नोस्पर्म को डाइकोट्स के पहले प्लेस किया जाता है। जितने भी सिस्टम है डाइकोट्स के पहले, डाइकोट्स और मोनोकॉट्स के पौधे के पहले जिम्नोस्पर्म को प्लेस करके एक सेपरेट ग्रुप के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। सेपरेट तो उन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने उनका प्लेसमेंट सही नहीं था बेंथमुकर का, वो उन्होंने डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स के बीच में इसको प्लेस करके बताया था। Now, monoclamidy is an unnatural assemblage of taxa। बहुत सारे साइंटिस्ट आज का मानते हैं कि मोनोक्लेमाइडी में बहुत सारे फैमिलीज को ऐसे रखा गया है जो कि बहुत कैरेक्टर्स उसमें नहीं मिलते हैं, क्लोजली नहीं। फाइलोजेनी जब तैयार की गई तो उसमें बताया गया कि बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड फैमिली को सेपरेट कर दिया गया, और बहुत सारे सेपरेट जो अलग फैमिली होनी चाहिए थी उसके अंदर मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत रख दिया गया। और केवल आधार एक ही बनाया गया कि पर्यंत एक खोल अगर है तो उसको मोनोक्लेमाइडी में रखा गया। तो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट आज के दिनों में सही नहीं मानते हैं। फिर इनका प्लेसमेंट जो है ऑर्किडेसी, आप जानते हैं कि मोस्ट एडवांस फैमिली के रूप में आज के दिन में जाता है। इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्किडेसी को शुरू में रखा गया, तो इसको भी लोग एप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ऑर्डाइन्स एनोमली इज़ अ टेंटेटिव ग्रुपिंग ऑफ फैमिलीज को ये भी सही नहीं मानते हैं। बाद के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसे हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डाइन्स एनोमली को वैसे प्लांट्स को रखा गया था जो कि किसी भी मोनोक्लेमाइडियस सीरीज़ में मैच नहीं करता था, कैरेक्टर्स किसी एक ग्रुप में रख नहीं सकते थे किसी, इसलिए उन्होंने एक ऑर्डाइन्स एनोमली करके अलग ग्रुप बनाया था। लेकिन बाद सिस्टम्स में इसे हटा दिया गया इसको ऑर्डाइन्स एनोमली का, उसको प्लेसमेंट उसका डिफरेंट ग्रुप फैमिलीज़ में या टैक्सा में जिसे हम कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में उसको रख दिया गया, और उसको ऑर्डाइन्स एनोमली को बाद के दिनों में हटा दिया गया। तो ये ऑर्डाइन्स एनोमली को भी इसको लोग इनके डिमेरिट के रूप में देखते हैं। लेकिन सारी बात होने के बावजूद डिमेरिट्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स या बहुत सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद भी आज भी ये सिस्टम हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलर है, और आज भी हम लोग अपने यहाँ इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से। सो हम समझते हैं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी, और सिस्टम्स को समझने की कोशिश की जाए, और ख़ास के बेंथमुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को तो आपको ध्यान से देना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।